यानी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि गांधी और गोडसे का एक बाइनरी पूरे देश में खड़ी करने की कोशिश की जा रही है और ये आज से कोशिश नहीं हो रही है। मैं जब बात करूंगा तो लंबी बात करूंगा उस पे। इसलिए जब आज के समय में हम गांधी की बात करते हैं तो उसके साथ ये बात जुड़ जाती है कि आज के समय में गोडसे क्यों नहीं, क्योंकि ये बाइनरी है। ये दो बिल्कुल अलग तरह की विचारधाराएं हैं। दोनों अपने आप को धार्मिक होना क्लेम करते हैं, दोनों धार्मिक थे। एक हिंदुइज्म की बात करते हैं, एक हिंदुत्व की बात करते हैं। दोनों अपने अपने तरीके से देशभक्ति की बात करते हैं। एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, एक किसके खिलाफ लड़ रहा था, इस पर हम बात करेंगे। तो जो आज आपने मुझे विषय दिया है उसके दो हिस्से हैं हमारे समय में, यानी एक ये कि हमारा समय कैसा है और उस समय में गांधी की क्या प्रासंगिकता है, गांधी का क्या हस्तक्षेप हो सकता है, नंबर एक। और नंबर दो, गांधी होने का मायने क्या है। मतलब गांधीवाद, हमारे समय का जो गांधीवाद होगा उसके मानी क्या होंगे, हमारे समय में गांधी के रास्ते पर चलने का मतलब क्या है। ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं जिनको जोड़कर आज का पूरा व्याख्यान बनता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों पर अपनी बात एक क्रम से रखने की कोशिश करूं। पहली बात, हमारा समय। दो चीजें हमारे समय के बारे में कही जा सकती हैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर। हमारा समय एक भयानक हिंसक समय है। पता नहीं गोरखपुर के बारे में मुझे पता नहीं, जब मैं गोरखपुर में पढ़ता था तब भी वो बहुत हिंसक था, लेकिन इस समय उसके बारे में बहुत ज्यादा मेरी मालूमात नहीं है, कम जाना होता है। दिल्ली जैसे शहर में अगर मोटरसाइकिल किसी की कार की बोनट से छू जाती है तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि मारपीट होगी। और कम से कम मैं कह सकता हूँ 7 या 8 मौत की घटनाएं मैं जानता हूं जो मोटरसाइकिल और कार के टच होने पे। सोशल मीडिया पे अगर आप आ जाइए तो गाली गलौज, हिंसा, सीधे सीधे दो हिस्सों में सारा कुछ बटा हुआ। आप एक चीज लिख दीजिए तो फिर उस पे आपको कितनी भी गाली मिल सकती है, और किसी भी भाषा में। वह भाषा जो हम आम जीवन में पसंद नहीं करते हैं, वह भाषा जो अपने बड़ों के सामने, अपनों के सामने, अपनों के घर में बोलने से हम नहीं बोलते हैं, वह भाषा जिसे बोलने वाले लोग अच्छे लोग नहीं माने जाते थे या हैं, वह भाषा आपको सोशल मीडिया पे कहीं भी दिखाई देती है। वो भाषिक हिंसा थी, असहिष्णुता, वैचारिक हिंसा। यानी जो भी अपने से अलग सोचता है वो आपके लिए देशद्रोही हो सकता है, वो आपके लिए राष्ट्र विरोधी हो सकता है, वो आपके लिए, उसके लिए ढेर सारी, आप देखते हैं कि ढेर सारे उसके लिए विशेषण तैयार कर दिए गए हैं। यह एक तरह की वैचारिक हिंसा है जिसमें अपने से अलग जो विचार है, जो अदर है, उन अदर को स्वीकार करने की कहीं से सहिष्णुता दिखाई नहीं देती। अब ये अदरिंग और बढ़ती है, ये वैचारिक जो अदरिंग है ये और बढ़ती है। अगर आप मान लीजिए जो इस देश में सबसे ज्यादा हावी है उनकी बात करो, सवर्ण हिंदुओं की बात करो, उत्तर भारतीय आम जो सवर्ण हिंदू हैं, उनके लिए अदरिंग कैसे शुरू होती है। पहली अदरिंग है मुस्लिम, और दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं वो अदर्स हैं। यानी हमारा जो कुछ है, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, हम जो पूजा पद्धतियां हैं, हमारा जो जीवन शैली है हमारी, वो सब तो अच्छा है, लेकिन उससे अलग जिसकी पूजा पद्धतियां हैं, उससे अलग जिसके विश्वास हैं, उससे अलग जो जीवन जीता है, वो अदर है। और अदर है इसलिए बुरा है, और बुरा है इसलिए सीधे वो राष्ट्र विरोधी है। यानी हम जो सोच रहे हैं वही राष्ट्र है, हम जो कर रहे हैं वही राष्ट्र है। और यही नहीं रुकती वो अदरिंग, आगे बढ़ती है। पुरुष है तो उसके लिए स्त्री अदर है। तो जब तक कोई स्त्री उसके बताए हुए रास्ते पे चलती है, तब तक कोई स्त्री उसके लिए सुविधाजनक है, असुविधा नहीं पैदा करती है, तब तक तो ठीक है, तब तक तो वो माँ है, बेटी है, बहन है, देवी है, सब है। लेकिन जिस दिन कोई स्त्री खड़ी होती है और स्त्री खड़ी होकर अपने लिए किसी हक की बात करती है, जब भी स्त्री खड़ी होकर आजादी की बात करती है, जब भी स्त्री खड़ी होकर करियर में उसके बराबर आने की बात करती है, या जब भी स्त्री खड़ी होकर कोई सवाल करती है जो चुभता है, तो वो भी अदर हो जाती है। और फिर उसके लिए जो गालियां सोशल मीडिया पे हैं वो मैं यहाँ पर उपयोग भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से ज्यादातर साथी जो हमारे सुन रहे होंगे वो अपने जीवन में अपनी भाषा में वैसी भाषा का भी उपयोग नहीं करते। आप सोशल मीडिया पे देखिए, स्वरा भास्कर हो, रोहिणी सिंह हो, जो भी ऐसी पत्रकार, कलाकार, जो भी ऐसी हैं जो सवाल उठाती हैं, सरकार पर सवाल उठाती हैं या स्त्री मुद्दों पर सवाल उठाती हैं, उनके लिए भी गालियां डिजाइन। फिर यहाँ भी नहीं रुकती है। अपने ही धर्म के भीतर जो दलित हैं, जब वो सवाल उठाते हैं तो वो भी अदर बन जाते हैं।
यानी ये जो अदरिंग का प्रोसेस है, ये आपको इतना संकीर्ण करता चला जाता है कि आपके घर और आप जैसे घरों के अलावा बाकी सब आपको अदर लगते हैं, बाकी सबको आप गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। यह स्रोत है हिंसा का और यही गांधी और गोडसे के बीच का फर्क है। गांधी के अगर सिद्धांतों को मैं देखूं, गांधी के सिद्धांतों पर बात करूं, जितना थोड़ा बहुत मैंने गांधी को पढ़ा है, तो बाकी सब तो टैक्टिस है। 3 चीजें हैं जिनके साथ गांधी ने कभी समझौता नहीं किया। पहली चीज अहिंसा, और आप मजेदार बात यह है कि अहिंसा उनको क्रिश्चियनिज्म से मिली थी। जब अफ्रीका में थे, पढ़ रहे थे, पढ़ते एक किताब उन्होंने पढ़ी और टॉलस्टॉय को पढ़ा उन्होंने, और वहां से उनको अहिंसा का संदेश मिला। दूसरी चीज हिंदू मुस्लिम एकता, यानी सांप्रदायिक सद्भाव, यानी धर्म के आधार पर कोई विरोध नहीं। इससे गांधी ने कभी समझौता नहीं किया, दक्षिण अफ्रीका से लेकर और हिंदुस्तान तक। दक्षिण अफ्रीका में एक विवाद में एक पठान ने उनके ऊपर हमला किया था और इतनी जोर से हमला किया था कि ऐसा लगा था गांधी शायद मर जाएंगे, लेकिन गांधी बच गए थे। उससे ठीक होते ही उन्होंने पहली बात कही कि ये कोई हिंदू मुस्लिम मामला नहीं था, इससे मुसलमानों के लिए मन में कोई दुर्भाव नहीं पालना चाहिए। और दूसरी चीज उन्होंने कही कि उसने अपने सिद्धांत के तहत मुझ पर हमला किया, वो मुझसे सहमत नहीं था, इसके लिए उसको कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए। उसने वैसे ही विरोध किया जैसे उसको आता था, मैं वैसे ही समर्थन करूंगा जैसा मुझे आता है, यानी कि अहिंसा के तहत। अब ये जो हिंदू मुस्लिम वाली बाइनरी है या हिंदू मुस्लिम वाली गांधी की बात है, इसको लेकर गांधी को अक्सर मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्याय मान लिया जाता है। इससे गलत समझ गांधी की कोई हो ही नहीं सकती है। मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा, थोड़ी थ्योरी और फिर थोड़ा उदाहरण। गांधी के लिए धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ था कि जो भी बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करें, उनके साथ मिलजुल कर। और जिस हिंदुस्तान में गांधी रह रहे थे उसमें अलग अलग जगहों पर कहीं हिंदू अल्पसंख्यक था, कहीं मुस्लिम अल्पसंख्यक था। तब देश बटा नहीं था, तब बांग्लादेश भी यही था और जो आज पाकिस्तान है वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। तो उस पूरे भारत में, उस पूरे ब्रिटिश इंडिया में कई जगहों पर हिंदू आप देखते हैं कि अल्पसंख्यक हैं, कई जगहों पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। उदाहरण से ही बात करूंगा कि जब नोआखली में हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, नोआखली में हिंदू अल्पसंख्यक थे और नोआखली में मुस्लिम लीग की लीडरशिप में हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ। 10-12 दिन तक तो बाहर खबर ही नहीं पहुंची कि क्या हो रहा है। जब वहां से कुछ लोग कलकत्ता गए, कलकत्ता में खबर आई, तब जाके, वो इंटरनेट का जमाना नहीं था कि कोई ट्वीट कर देता, कोई फेसबुक कर देता, कोई वीडियो लाइव कर देता। अखबार ही उस समय सब मिला जुला कर सूचना का स्रोत थे। तो जब कलकत्ता के अखबारों में छपा, वहां से दिल्ली के अखबारों में छपा, गांधी को पता चला, तो गांधी ने तुरंत फैसला किया कि वो नोआखली जाए। नोआखली वो क्यों गए थे? नोआखली में जो अल्पसंख्यक थे उनकी रक्षा के लिए। नोआखली में कौन अल्पसंख्यक था? नोआखली में हिंदू अल्पसंख्यक। और जब नोआखली में वो पहुंचे तो उनको पता चला कि बिहार में भी दंगे शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, नेहरू और पटेल बिहार में जाकर दंगे रोकने की कोशिश करें, मैं नोआखली में रुकूंगा। 3 महीने जो है नोआखली के एक गांव में, श्रीरामपुर गांव था, उस गांव में गांधी अकेले रहे। गांधी के साथ प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस थे। आप सब लोग अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस की किताब मिल जाएगी आपको, माय डेज विद गांधी। तो निर्मल कुमार बोस उनके साथ रह गए, सेक्रेटरी की भूमिका निभाई और दुभाषीय की भूमिका निभाई, क्योंकि बांग्ला तब तक आती नहीं थी और गांधी ने वहां पे बांग्ला सीखी। और इतनी बांग्ला सीख ली कि जब कलकत्ता से वो लौट रहे थे तो उन्होंने, जब उनसे कहा गया कि अपना कोई संदेश लिखिए, तो उन्होंने बांग्ला में अपना संदेश लिखा, जिसका मतलब था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उसको उत्कीर्ण करा के एक उस पर आज भी वो कलकत्ता में बेलिया घाटा में संरक्षित है। आप लोग अगर कलकत्ता जाए तो बेलिया घाटा एक बार जरूर जाए और देखें गांधी के हाथ पर लिखा है। तो नोआखली में वो वहां के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं की रक्षा कर रहे। कलकत्ता में आए वो, कलकत्ता में उन्होंने हिंसा रोकी। दिल्ली आए, दिल्ली में कौन अल्पसंख्यक था? दिल्ली में अल्पसंख्यक मुस्लिम थे। तो मुस्लिमों पे रोकने की कोशिश की और दिल्ली में रहते हुए लगातार वो कह रहे थे कि मुझे पंजाब जाने की इजाजत दी जाए। पंजाब यानी कौन सा पंजाब? जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, जहां हिंदुओं को काटा जा रहा था। तो वो लगातार वहां जाने की बात कर रहे थे। वहां फिर कौन अल्पसंख्यक था? वहां हिंदू अल्पसंख्यक थे, उनकी रक्षा के लिए। तो गांधी के लिए सर्वधर्म समभाव का अर्थ ये था
कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो अल्पसंख्यक वर्ग पर अत्याचार न करे, चाहे बहुसंख्यक हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अल्पसंख्यक हिंदू हो, चाहे मुसलमान। तो ये 2 सिद्धांत गांधी के मैंने आपको बताया, पहला बताया मैंने आपको अहिंसा, दूसरा बताया हिंदू मुस्लिम एकता यानी या सर्वधर्म समभाव, और तीसरा उनका जो बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है उनकी विचारधारा का, वो था अस्पृश्यता विरोध, यानी छुआ-छूत विरोध। इसको लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं, अम्बेडकरवादियों की अपनी नाराजगी है, पूना पैक्ट वगैरह पे कभी अलग से बात करेंगे, आज भी थोड़ा-सा इशारा करूँगा। गांधी और बाकी लोगों में फ़र्क ये था कि गांधी बड़े मूवमेंट में भरोसा रखते थे, यानी गांधी पब्लिक कनेक्ट में भरोसा रखते थे। गांधी कभी कोरे थ्योरेटिशियन नहीं थे। गांधी ने अगर आप देखेंगे तो 92 खंड की जो 92 खंड जो उनका लिखा पढ़ा है, जिसको हम लोग सीडब्ल्यूएमएस कहते हैं, सीडब्ल्यूएमजी कहते हैं, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, तो 92 खंड्स में वो थ्योरी कभी नहीं दे रहे होते। वो एक बार उनसे कहा गया कि आपने उस सन में ये बात कही थी, इस सन में ये बात कही थी, सच किसको माना जाए? तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि अगर एक बात मैंने 2 बार कही है, तो जो बाद में कही है उसको सही मानो, और वो भी समझ में नहीं आए, तो जो मैं कर रहा हूँ उसको सही मानो। यही तो मतलब है ना, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यानी जो मैंने सही समझा है वो मैंने किया है, और वही मेरा सिद्धांत है। मैंने सिद्धांत अलग से नहीं लिखा। तो गांधी को सबको साथ लेकर चलना। गांधी इस बात को समझ रहे थे कि वो जो दौर था, उस दौर में दलित शब्द नहीं था, हरिजन शब्द भी नहीं था। उस दौर में सीधे अछूत या अस्पृश्य कहा जाता था। और वो पूरा का पूरा जो क्लास था, उस क्लास को आप जानते हैं उसके साथ क्या व्यवहार होता था, वो आपको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। एक तरह से थोड़ा बहुत तो अभी भी बचा हुआ आपको दिख जाता है अपने समाज में। गांधी शुरुआत से, अभी मैंने ट्विटर पे गांधी का 1920 के आसपास का गोधरा में एक कार्यक्रम हुआ था अस्पृश्यता विरोधी, वहां दिया हुआ भाषण का एक हिस्सा लगा, जिसमें वो कहते हैं कि मनुस्मृति, उनको क्या हुआ कि जब उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ बोलना शुरू किया तो लोगों ने मनुस्मृति से श्लोक कोट करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म पाखंडों का शिकार हो गया। ऐसी रूढ़िवादिता के समर्थन के लिए किसी ग्रंथ से श्लोक दिए जाने का कोई अर्थ नहीं। जहां तक मनुस्मृति का सवाल है, इसमें ढेर सारे ऐसे श्लोक हैं जो बेकार हैं, और बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो प्रामाणिक नहीं है, यानी कि बाद में जोड़े गए। तो चाहे स्क्रिप्चर में कुछ भी लिखा हो, गांधी ने कहना शुरू किया, ये छुआछूत नहीं चलेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि शुरुआत में गांधी ने वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया। एक तो ये बात हो सकती है कि गांधी की अपनी समझ उतनी विकसित नहीं हुई थी। दूसरी बात जो मेरी समझ में आती है गांधी को लगातार पढ़ते हुए, कि वो इस बात को समझ रहे थे कि अगर सीधे जाति पर हमला किया गया, सीधे वर्ण व्यवस्था पे हमला किया गया, तो लोग शायद नहीं आए। उन्हें वर्ण व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उस समय समझ में आई कि अस्पृश्यता इसकी बहुत बड़ी ताकत है। छुआछूत से एक बड़े हिस्से को लगातार छोटा बताने की कोशिश, लगातार दबाने की कोशिश की जाती है। इसीलिए वो अस्पृश्यता के विरुद्ध पूरे देश में आंदोलन चलाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि गांधी जी पे 7 हमले हुए थे, 3 साउथ अफ्रीका में और 4 भारत में। भारत में जो पहला हमला हुआ था, पुणे में हुआ था, वो अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के दौरान ही हुआ। उनके अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन से आप देखेंगे कि जो सनातनी थे उस समय, जो बाद में हिंदू महासभाई हुए, आरएसएस में शामिल हुए, इन सारे लोगों के मन में कितना गुस्सा था उस समय के। आप बयान अगर पढ़ेंगे, अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे बयान मैंने दिए हुए हैं कि सारे सनातनी एक तरफ उनके खिलाफ हो गए, दूसरी तरफ मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन चला, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लगातार अस्पृश्यता के विरोध में आंदोलन देश में चला। आप एक उदाहरण दूं कि जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू तो बहुत प्रगतिशील थे, लेकिन जो उनकी माँ थी, वो अपने चौके में इन दोनों को भी नहीं घुसने देती। लेकिन गांधी के अस्पृश्यता आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अस्पृश्यों के लिए सहभोज का आयोजन किया, और भी कई सारी चीजें। ऐसा नहीं था कि अस्पृश्यता पूरी तरह से खत्म हो गई या जातिवाद खत्म हो गया, लेकिन जो बड़ा अंतर था, जिसको फिशर कोट करते हैं, वो कहते हैं कि इसके पहले तक अस्पृश्यता को सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल थी, लेकिन इसके बाद जो लोग छुआछूत में भरोसा करते थे, उनको समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। वो लोग पब्लिक में इस चीज को बोस्ट नहीं कर पाते थे। यानी भारत में एक जो नैतिक स्टैंड था अस्पृश्यता को लेके, वो बदला। यानी भारत का जो पढ़ा लिखा क्लास था, भारत का उस समय जो प्रोग्रेसिव अग्रगामी क्लास था, उसके लिए यह कहना गर्व की बात हो गई कि मैं किसी छुआछूत में भरोसा नहीं रखता। ये एक मोरल स्ट्रेटजी थी।
मैं एकदम दावा नहीं करता हूं, और गांधी भी ये दावा नहीं करते हैं, गांधी के रीडर्स या गांधी के जो रिसर्चर्स हैं वो भी दावा नहीं करते हैं कि गांधी ने छुआछूत पूरी तरह से खत्म कर दी। लेकिन गांधी ने दो चीजें की। एक तो छुआछूत की जो सामाजिक प्रतिष्ठा थी, जो सोशल वैलिडेशन था, उसको खत्म किया। दूसरा, एक प्रोसेस शुरू किया जिससे छुआछूत सब बाद में जब आप देखते हैं कराची प्रस्ताव आता है और वगैरह वगैरह, तो उसमें संविधान में छुआछूत को अपराध बताया जाए, इस चीज की एक प्रक्रिया की शुरुआत की। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि गांधी ने वर्ण व्यवस्था के भीतर घुसकर उसको कमजोर करने की एक स्ट्रेटजी बनाई थी, जो अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन था। और इसीलिए धीरे धीरे जब बढ़ता है आंदोलन, धीरे धीरे जब उसकी स्वीकार्यता होती है, तब 1940 के बाद से आप देखते हैं कि गांधी गांधी एक 1942 के आसपास कहते हैं कि मैं सिर्फ उन्हीं शादियों में जाऊंगा जो अंतरजातीय विवाह होगा। बहुत सारे अंतरजातीय विवाहों का समर्थन करते हैं, उनका बेटा अंतरजातीय विवाह करता है। लक्ष्मी, जिसकी कहानी मैं बताऊं कि जब गांधी ने कोचरब में पहला आश्रम बनाया इंडिया आने के बाद, तो कोचरब के आश्रम के सारे आश्रमों में यही नियम था, कोचरब में भी नियम था कि यहाँ कोई छुआछूत नहीं चलेगा, यहाँ सभी का छुआ खाएंगे, सभी चौके में जाएंगे, सभी सभी तरह का काम करेंगे। तो वहां जो पहला परिवार आया, दलित परिवार वहां पर जब आया, तो आश्रम के अंदर बवाल मच गया। कस्तूरबा गांधी ने भी बहुत ज्यादा शोर मचाया कि अगर इस दलित परिवार को आप आश्रम के अंदर लेंगे, अगर इसकी महिलाएं चौके में जाएंगी, तो मैं आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। गांधी वहां पर एकदम सख्त स्टैंड लेते हैं कि ये परिवार तो यहाँ पर ही रहेगा, किसी को जाना है तो जाए। इसका परिणाम ये होता है कि जो आश्रम को आर्थिक मदद मिल रही थी, वो आश्रम को आर्थिक मदद मिलनी बंद हो जाती है। गांधी कहते हैं कोई बात नहीं, हमें आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, हम बाहर जाएंगे, काम करेंगे, जो पैसा मिलेगा उससे आश्रम चलेगा। बाद में उनको मदद मिल गई और वो परिवार वहीं रहा। उसी परिवार की बिटिया थी लक्ष्मी, दलित बिटिया थी, जिसको गांधी अपनी बेटी की तरह मानते थे। लक्ष्मी का भी विवाह उन्होंने एक ब्राह्मण से करवाया, यानी कि अंतरजातीय विवाह करवाया। और 1946 आते आते तो वो कहने लगे थे कि अगर मैं 125 वर्ष जिंदा रहा तो मैं जाति प्रथा को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दूंगा, वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अब उस पर आपके मतलब लोगों के विचार हो सकते हैं, उनसे अलग लोग मान सकते हैं कि उनका जो तरीका था वो सही था या नहीं था, लेकिन नियत में कहीं दोष नहीं थी इन तीन चीजों को लेकर जिनका मैंने नाम लिया: अहिंसा, सांप्रदायिक एकता या सर्वधर्म समभाव, और दूसरा जातिवाद का विरोध। ये गांधी है, ये बेसिक गांधी है। इसके अलावा जो कुछ है वो टैक्टिक्स है। वो एक आजादी की लड़ाई में 50 साल लगे रहे, तो उस पूरी लड़ाई के दौरान अलग अलग टैक्टिक्स हैं। चंपारण में आप एक टैक्टिक्स देखते हैं, एक टैक्टिक्स आप बारडोली में देखते हैं, वो सारा कुछ है। लेकिन इन सारी टैक्टिक्स के साथ जो बेसिक वैल्यूज थी, जो बेसिक मोरल वैल्यूज थी गांधीज्म की, वो ये तीन वैल्यूज थी। मैं एक बार और रिपीट कर दूं: अहिंसा, सर्वधर्म समभाव, और वर्ण व्यवस्था या जातिवाद का विरोध। और उसमें जातिवाद के विरोध में निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जिस चीज पर उन्होंने ध्यान दिया वो अस्पृश्यता का ध्यान दिया, अस्पृश्यता को। तो मैंने आपको दो चीजें बताई। पहला हमारा समय बताया, जो एक भयावह हिंसक समय है, जिसमें अदरिंग का प्रोसेस बहुत तेजी से, अन्य बनाने का प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है, जिसमें अल्पसंख्यकों को, दलितों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को लगातार अदर बनाया जा रहा है। और बहुत थोड़े से जो लोग हैं जिनका प्रभाव दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैं कह सकता हूं कि उत्तर भारत के सवर्ण जो हैं, या आप उत्तर उत्तर मध्य भारत के सवर्ण जो की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को देश बनाने की कोशिश हो रही है, जिसको हिंदुत्व कहा जाता है। उस विचारधारा से जो इतर हैं, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। पहली चीज तो मैंने अपने समय के बारे में बताया। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, प्लीज डोंट टाइप एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क दोस क्वेश्चन फ्रॉम मी व्हेन I'll stop my lecture and I'll answer that. Don't type that disturbs. हाँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो मैं इस समय की बात मैंने आपसे की। दूसरा, मैंने गांधीज्म की बात की आपसे कि गांधीज्म का बेसिक क्या है, जिसमें मैंने आपको तीन चीजें बताई, जिसको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं: अहिंसा, सर्वधर्म समभाव, और छुआछूत या जातिवाद का विरोध। तो हमारे समय में जो गांधीवाद होगा वो क्या? हमारे समय में जो गांधीवाद होगा वो इस अदरिंग का विरोध करेगा। मैंने शुरू में आपसे कहा कि गांधी भी हिंदू थे। गांधी ने
गांधी हमेशा धार्मिक थे, उनकी सुबह प्रार्थनाओं से होती थी, उनकी शाम प्रार्थनाओं से होती थी। गोडसे भी अपने तरीके का हिंदू था। दोनों में फ़र्क क्या है? दरअसल कोई भी धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिज़्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, सभी धर्मों में एक समय के बाद 2 धाराएँ बन जाती हैं। एक धारा वो जो उस धर्म का जो डोमिनेंट क्लास होता है, जो पुजारी वर्ग होता है, जो सत्ताधारी वर्ग होता है, वो अपने हिसाब से डिफाइन करता है और जो एक कट्टर मतलब पॉलिटिकल रिलीजन होता है। इस्लाम के अंदर भी आप देखते हैं पॉलिटिकल इस्लाम है। हिंदुइज़्म के अंदर जो पॉलिटिकल हिंदुइज़्म है, वो हिंदुत्व है, जो बाकी सबको अदर बताता है। जो अपने रिलीजन अपने जो रिलीजियस उसके रिलीजियस जो उसके वैल्यूज हैं उनको वो बिल्कुल कट्टर बनाता चला जाता है, यानी इसमें किसी तरह का कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर 200 साल पहले जातिवाद होता था तो आज भी होता रहेगा। अगर 200 साल पहले औरतें घर में कैद थी तो आज भी रहेंगी। अगर 200 साल पहले छुआछूत था तो आज भी रहेगा, यानी सामाजिक सुधारों का वो विरोध करता है। और धर्म का दूसरा एक हिस्सा होता है जो लगातार लिबरल होता चला जाता है, जो अलग-अलग कल्चर्स, अलग-अलग वैल्यूज जिनके संपर्क में आता है वो, उनसे सीखता है और अपने धर्म का विस्तार करता है, अपने धर्म को ऐसा बनाता है जिसमें बाकी लोग भी समाहित हो सकें। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् में भरोसा करता है। वो अहिंसा परमो धर्मः में भरोसा करता है। आप भगत सिंह को भी पढ़ेंगे तो भगत सिंह धर्मों के बारे में जब बात करते हैं सांप्रदायिक दंगे और उनका उनका इलाज में, तो वो कहते हैं धर्म के 2 हिस्से होते हैं। एक मोरल हिस्सा होता है, सदा सच बोलिए, हिंसा मत कीजिए, दूसरों को दुःख मत पहुँचाइए, परोपकार कीजिए। ये हिस्सा वो कहते हैं कि मुझे मंज़ूर है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा होता है कट्टरपंथ वाला, रूढ़िवादी वाला, कहते हैं वो मुझे मंज़ूर नहीं। गांधी के यहाँ भी आप देखेंगे, गांधी धार्मिक बहुत हैं, लेकिन गांधी कभी मंदिरों में नहीं जाते। गांधी को कभी आप पूजा पाठ बहुत करते हुए नहीं देखेंगे। गांधी जो अपनी प्रार्थना सभाएँ करते हैं उसमें हिंदू धर्म से भी, इस्लाम से भी, क्रिश्चियनिज़्म से भी, बौद्धिज़्म से भी, जहाँ से भी अच्छे संदेश मिलते हैं उनको वो शामिल करते हैं। तो ये तरीका है सबको साथ लेकर चलने का। दूसरा तरीका है सबको अदर बनाते जाने वाला, जिसको हिंदुत्व फॉलो करता है और उसके लिए जो देश का मतलब है वो गांधी के देश से अलग है। गांधी का देश कौन-सा है? गांधी का देश वो है जो संविधान के सहारे हमने पाया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, ईसाई, कश्मीरी, आपका नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोग, मणिपुरी, मेघालय, जहाँ के रहने वाले लोग हैं, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी जेंडर का व्यक्ति हो, सबको एक वोट, एक व्यक्ति के तहत सबको समानता का अधिकार दिया गया। जिसमें दलित वर्ग की के संरक्षण के लिए कानून है, आरक्षण है और बाकी सारी चीजें। जहां व्यक्ति का सम्मान है और जहां विरोधी विचारों को देशद्रोह नहीं कहा जाता। जहां विरोधी विचारों को लोकतंत्र के तहत आमंत्रित किया जाता है, स्थान दिया जाता है, जहां डिबेट होती है, जहां गोली नहीं चलती। ये गांधी का भारत है जिसको हम इंडिया कहते हैं, भारत दैट इज इंडिया, जिसमें हम आज तक रहते हैं। इसके बरक्स गोडसे का हिंदुत्व कौन सा है? गोडसे का हिंदुत्व वो है जिसका सावरकर प्रपोजिशन देते हैं, जिसका गोलवरकर प्रपोजिशन देते हैं, जिसमें एक रिलीजन के अलावा जो बाकी रिलीजन्स हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो सारे दोयम दर्जे के सेकंड सेकंड क्लास नागरिक बना दिए जाएंगे, जिनको वोट का अधिकार नहीं होगा, जो अपनी जायज डिमांड्स रख नहीं सकेंगे, जो अपनी बराबरी क्लेम नहीं करेंगे, जहां महिलाएं महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होंगी, जहां दलितों को उनके अधिकार नहीं होंगे। इस तरह का इनका एक एक्सक्लूसिव देश है, जिस देश के देशभक्त गोडसे हैं। गोडसे उस देश के अगर देशभक्त होते जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, तो वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते। लेकिन गोडसे और उनके नेता, उनके बाकी लोग कभी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ते, क्योंकि जिस समय हमारा पूरा देश अंग्रेजों से मुक्त की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय वो अपने हिंदुत्व का सपना देख रहे थे कि पाकिस्तान मुसलमान पाकिस्तान लेकर चले जाएँ और हिंदुस्तान जो हो वो हिंदुत्व की पॉलिसी से चले। लेकिन हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने गोडसे या सावरकर या गोलवरकर को नहीं, गांधी को चुना था, नेहरू को चुना था, पटेल को चुना था, सुभाष को चुना था। इन्हें अपना लीडर माना था। और ये सारे जिनके मैंने नाम लिए, चाहे आप सुभाष को पढ़ें, चाहे नेहरू को पढ़ें, चाहे पटेल को पढ़ें, गांधी को पढ़ें, खान अब्दुल गफ्फार खान को पढ़ें, मौलाना अबुल कलाम आजाद को पढ़ें, भगत सिंह को पढ़ें, इन सब का अगर एक बेसिक चीज आपको दिखाई देगा तो वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात है। तो हमारे समय में जब हिंदू मुस्लिम एकता या सर्वधर्म समभाव पर इतना तीखा हमला हो रहा है कि
कि दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को, दूसरे भरोसे को मानने वाले लोगों को सीधे सीधे देशद्रोही साबित कर दिया जा रहा है, तो गांधीवाद हमारे समय में ऐसा होगा जो इस पूरी प्रक्रिया को पलट कर खड़ा होकर कहेगा कि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी पे बना था, हमारा देश, हमारे नेताओं ने कभी टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने जो संविधान बनाया था, उन्होंने आजादी की लड़ाई में जो मूल्य अर्जित किए थे, वो सर्वधर्म समभाव के थे, वो सबको साथ लेकर चलने वाले मूल्य थे, वो इंक्लूसिव थे, एक्सक्लूसिव नहीं थे। और जो भारत था, वो सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी वर्गों और सभी नेशनलिटीज जो हमारे यहाँ हैं अलग अलग, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, इन सबको बराबर हक देने वाला था। जहां गांधी कहते थे कि न्याय का अर्थ यह है कि न्याय आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। तो मुझे इतनी ही बात करनी थी, बाकी आप लोगों के सवाल जवाब थोड़ी देर में ले सकता हूँ। कितना टाइम हो गया? ठीक है, आधे घंटे मैंने बिल्कुल बातचीत रखी है, 15-20 मिनट आप लोगों की बातचीत, आप लोगों का सवाल जवाब में ले लेता हूँ। स्वागत है। प्रतिभागी अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रतिभागी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी, आप अपना सवाल पूछें। गुड मॉर्निंग सर। पांडे सर आप हैं? हेलो, आपने मुझे म्यूट कर दिया था। हाँ, आप अपना सवाल पूछे। बेटा पूछिए सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है कि जो गांधी जी की बुक है एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, क्या इस समय में ये जो बुक का जो भी मॉरल है वो इस समय में फॉलो करना पॉसिबल है? चलिए, और सवाल आ जाते हैं या एक एक सवाल का जवाब दें, कैसे करें? आगे और सवाल पूछ सकते हैं। देखो, फॉलो करने का मतलब क्या होता है? फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता है कि जैसा उन्होंने किया वैसा ही आप करें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, गांधी सभी की चिट्ठियों का जवाब देते थे। गांधी के पास अगर आप चिट्ठी लिखो तो चिट्ठी का जवाब जरूर आता था। मान लो मैं एज ए राइटर इसको फॉलो करना चाहता हूँ, तो कोई चिट्ठी मुझे लिखेगा ही नहीं, मैं जवाब कैसे दूंगा? मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आएगा, मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आएगा, मेरे पास ट्विटर पे डीएम आएगा। बदल गया वक्त, अब चिट्ठियां नहीं लिखा जाता। तो गांधी जो लंबी चिट्ठियां लिखा करते थे, हो सकता है मैं एक लाइन में, आधे लाइन में, एक स्माइली से वो जवाब दे सकता हूँ। मैं कहने का मतलब ये है कि उनका फॉलो करने का मतलब सिर्फ इतना है, वो असल में क्या कर रहे हैं कि आप ये मत देखिए कि जब बड़े लोग आपको पत्र लिखे तब तो आप जवाब दीजिए, लेकिन आम जनता जब आपसे संपर्क करना चाहे तो आपको संपर्क तोड़ लीजिए। गांधी की शिक्षा ये है। तो गांधी के उस शिक्षा को आज किस रूप में फॉलो करना है, वो मैं अपने तरीकों से और आज की परिस्थितियों के हिसाब से तय करूंगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के बारे में एक लाइन में मैं कहूंगा बस, गांधी क्या कहना चाहते हैं, उस पूरे वो लिखने के पीछे गांधी का मकसद क्या था। वही जो मैंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उसी से ये मकसद जुड़ता है। गांधी बहुत साफ बता रहे थे कि मैं कोई महान पैदा नहीं हुआ था, मैं उतना ही आम इंसान था जितने सारे लोग होते हैं। मुझ में वो सारी गलतियां थी, मुझ में वो सारी दिक्कतें थी, मुझ में वो सारी विशेष थी जो बाकी लोगों में हो सकती हैं, लेकिन मैंने लगातार खुद को सुधारने की कोशिश की और मैं यहाँ तक पहुंचा। तो आज के टाइम में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के साथ अगर आप चलना चाहते हैं या उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी सिर्फ इतना है कि आप ये मानिए कि आप साधारण हैं, और साधारण हर व्यक्ति साधारण पैदा होता है, असाधारण कोई पैदा नहीं होता। और फिर आप चुनिए कि सच क्या है, सत्य क्या है, और फिर आप उन सारी असाधारणताओं पर विजय पाते हुए सत्य के साथ खड़े रहने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर की कमियों से लड़िए, सिर्फ इतना ही है। बाकी आप गांधी हैं नहीं, आप गांधी जैसी परिस्थिति में नहीं है। हो सकता है गांधी में जो कमी हो वो आप में कमी नहीं है, तो वो कमी पैदा करके तो आप नहीं लड़ेंगे ना। बस इतनी सी बात। और कोई सवाल? थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। प्रतिभागियों के पास और सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं।
आपके पास अन्य कोई सवाल हो? किया जाए, टाइम हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, 46 हो गया आपका। धन्यवाद सर। तो आज हम सुन रहे थे हमारे समय में गांधी विषय पर श्री अशोक कुमार पांडे जी को। इस समाज का अस्तित्व है आपसे, मुझसे, हम सब से। तो ये जो सियासत चल रही है एक डोमिनेंट डिस्कोर्स तैयार करने की, एक डोमिनेंट नैरेटिव तैयार करने की, जो दुनिया बनाई जा रही है, एक समान वैचारिकी का जो समाज बनाया जा रहा है, जरूरत है कि हम इसे नकारें। जरूरत है कि सेल्फ और अदर का जो बाइनरी क्रिएट किया जा रहा है उसे हम खारिज करें और हम गांधी के आदर्शों पर चलें। हम हर तरीके की जो छुआछूत की बात है उसको समाप्त करें। हम गांधी के आदर्शों अस्पृश्यता, अहिंसा और सहिष्णुता का पालन करें। इसके साथ ही मैं आज धन्यवाद देता हूं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रिय फादर रोजर ऑगस्टीन जी को, वक्ता श्री अशोक कुमार पांडे जी को और देश भर से जुड़े तमाम श्रोतागणों को। महाविद्यालय परिवार की ओर से, समस्त ऑडियंस की ओर से श्री अशोक कुमार पांडे जी को ढेर सारी बधाई उनके पुस्तक के लोकार्पण के लिए। और हम सब पूरे जीवन पर्यंत आपको और अधिक पढ़ना चाहेंगे, ढेर सारी किताबें पढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किताब मेरी ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजन वगैरह पे। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो बिल्कुल मंगा के पढ़ सकते हैं। एक आदमी मंगा के सारे लोग पढ़ सकते हैं। मैंने इन सारे सवालों के जवाब दरअसल उस किताब में दिए हैं, लिखा ही इसीलिए है। तो अगर कहीं आप लोगों को मिले तो पढ़िए और फिर कभी और जुड़ेंगे तो और सवाल जवाब करेंगे। बहुत शुक्रिया आज के लिए। थैंक यू, नमस्कार।